आज का हमारा विषय है संसदीय अधिनियम और इसके निर्माण की प्रक्रिया। हमारा मिशन बिल्कुल साफ है, परीक्षा की दृष्टि से हर एक महत्वपूर्ण तथ्य को डिकोड करना, कॉन्सेप्ट्स को समझना और पिछले वर्षों के प्रश्नों यानी PYQs की नब्ज पकड़ना। और इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। ये विषय सिर्फ संविधान के अनुच्छेदों को रटने का नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा पूरा लोकतांत्रिक सिस्टम कैसे काम करता है, कानून कैसे आकार लेते हैं, ये उसे गहराई से समझने का विषय है। अगर हम इन सभी कड़ियों को आपस में जोड़ लें तो परीक्षा में कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। एग्जैक्टली। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि जब आप प्रक्रिया के पीछे का क्यों समझ लेते हैं, मतलब कोई नियम क्यों बनाया गया, तो तथ्य अपने आप याद हो जाते हैं, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। तो आइए एकदम बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। विधेयक और अधिनियम के बीच आखिर क्या अंतर है? अक्सर लोग इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं। जी, ये बहुत आम कंफ्यूजन है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करूं, तो क्या हम कह सकते हैं कि विधेयक एक ऐसी डिश की रेसिपी है जिसे अभी पकाया जाना है, और अधिनियम वो पूरी तरह से तैयार डिश है जिसे अब हर कोई खा सकता है? हाँ, बिल्कुल यही। ये बहुत ही सटीक और मजेदार उदाहरण है। इसी को अगर हम तकनीकी और संवैधानिक भाषा में कहें तो विधेयक यानी बिल केवल एक प्रस्तावित कानून है। यह संसद के सामने विचार के लिए रखा गया एक मसौदा या प्रपोजल है। इसकी स्थिति अभी कच्ची है, इस पर चर्चा होनी है, इसमें बदलाव हो सकते हैं या ये खारिज भी हो सकता है। मतलब अभी कुछ फाइनल नहीं है। बिल्कुल। जब तक ये संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पारित नहीं हो जाता, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तक इसे भारत के राष्ट्रपति की औपचारिक स्वीकृति नहीं मिल जाती, तब तक ये देश में लागू नहीं होता। सही बात है। दूसरी ओर अधिनियम या एक्ट एक स्वीकृत कानून है। यह वह विधेयक है जिसने संसद और राष्ट्रपति भवन की पूरी उम्र विधायी प्रक्रिया पार कर ली है और अब यह पूरे देश या देश के किसी हिस्से में लागू होने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसका मतलब है कि विधेयक से अधिनियम बनने का एक बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला है, जिसे हम परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए एक ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। जी। क्या वो फॉर्मूला कुछ इस तरह है, विधेयक प्लस राष्ट्रपति की स्वीकृति बराबर अधिनियम? एकदम सही। ये फॉर्मूला देखने में जितना आसान लगता है, परीक्षाओं में उतना ही असरदार है। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता। कई बार प्रारंभिक परीक्षाओं में सीधे स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं कि संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक अधिनियम बन जाता है, और छात्र जल्दबाजी में उसे सही मान लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रैप है। बिल्कुल, वो गलत है। जब तक उस पर राष्ट्रपति की मुहर नहीं लगती, वो कानून नहीं है। ये तो हो गई बुनियादी बात, लेकिन जब विद्यार्थी संविधान की किताब खोलते हैं तो उन्हें अनुच्छेदों का मतलब एक पूरा जंगल दिखाई देता है। संसद और कानून निर्माण से जुड़े इतने सारे अनुच्छेद हैं कि ये बहुत भ्रमित करने वाला हो जाता है। ये मैं समझ सकती हूँ। तो हम इन बिखरे हुए अनुच्छेदों को एक कहानी की तरह जोड़ सकते हैं, ताकि परीक्षा के लिए हमारा डेटा हाइलाइट्स एकदम पक्का हो जाए। कानून बनने की इस यात्रा का संवैधानिक आधार कहाँ से शुरू होता है? बिल्कुल, इसे एक कहानी की तरह ही समझना चाहिए। ये अनुच्छेद केवल नंबर नहीं है, ये एक बिल के कानून बनने की पूरी पटकथा है। कहानी की शुरुआत होती है अनुच्छेद 107 से। अनुच्छेद 107? जी, यह अनुच्छेद बताता है कि किसी विधेयक को संसद में कैसे पेश किया जाएगा, यानी विधेयकों के प्रस्तुतिकरण और पारित होने की सामान्य प्रक्रिया क्या होगी। बेसिक्स। अब मान लीजिए कि कहानी में कोई विवाद या बड़ा गतिरोध आ जाए, एक सदन बिल पास कर दे और दूसरा उसे रोक ले, तब आता है अनुच्छेद 108। ओह, जॉइंट सिटिंग वाला। एग्जैक्टली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकें, ताकि गतिरोध दूर हो सके। बेहतरीन। और इसके बाद? इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 109 और 110। ये थोड़े वीआईपी अनुच्छेद हैं। वीआईपी? हाँ, क्योंकि ये आम विधेयकों से नहीं बल्कि धन विधेयक यानी मनी बिल से जुड़े हैं। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की सटीक परिभाषा तय करता है कि किस बिल को मनी बिल माना जाएगा। और 109 बताता है कि इसे पास करने की एक विशेष प्रक्रिया होगी जो सामान्य बिलों से अलग होगी। तो 107, 108,
109 और 110। फिर कहानी का क्लाइमैक्स कहाँ आता है? क्लाइमैक्स आता है अनुच्छेद 111 में। जब बिल संसद से पास हो जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की स्वीकृति, अस्वीकृति या वीटो पावर से जुड़ा है। क्या बात है। और अंत में इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए संसद के अपने कुछ नियम होते हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद 118 में किया गया है। वाह। 107 में शुरुआत, 108 में गतिरोध और संयुक्त बैठक, 109 और 110 में पैसे का मामला और 111 में राष्ट्रपति की फाइनल मोहर। ये क्रम अब शायद ही कोई भूलेगा। जी बिल्कुल। लेकिन यहां मेरी उत्सुकता बढ़ रही है। हमें ये तो पता चल गया कि विधेयक अधिनियम कैसे बनता है और इसके अनुच्छेद क्या हैं, लेकिन संसद के भीतर जो कुकिंग प्रोसेस है वो कैसा होता है? अगर संसद में एक विधेयक पेश किया जाता है तो उसे किन किन कड़े रास्तों से गुजरना पड़ता है? इस सफर को हम 6 स्पष्ट और व्यवस्थित चरणों में बांट सकते हैं। इसे समझने के लिए हम एक काल्पनिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए सरकार राष्ट्रीय विद्यार्थी कल्याण विधेयक लाना चाहती है। ठीक है, एक नया बिल। पहला चरण है प्रस्तुतिकरण या इंट्रोडक्शन। इस विधेयक को मंत्री या किसी भी सांसद द्वारा लोकसभा या राज्यसभा में पेश करने की अनुमति मांगी जाती है। अनुमति मिलने पर इसे भारत के राजपत्र गेजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया जाता है। इसके बाद आता है दूसरा चरण, जिसे प्रथम वाचन या फर्स्ट रीडिंग कहते हैं। यहाँ कोई लंबी बहस नहीं होती। तो क्या होता है? जो सदस्य इसे पेश कर रहा है वो बस इसका शीर्षक और इसके उद्देश्य बताता है। एक तरह से ये संसद को औपचारिक रूप से बताना है कि हम ये विषय लेकर आए हैं। मतलब प्रथम वाचन केवल एक ट्रेलर है, असली फिल्म अभी बाकी है। बिल्कुल सही। असली काम शुरू होता है तीसरे चरण में, जिसे द्वितीय वाचन या सेकंड रीडिंग कहते हैं। ये कानून बनने की प्रक्रिया का सबसे लंबा, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जटिल चरण है। ओके। यह वह जगह है जहां असल बहस होती है। इसे भी 3 उपचरणों में देखा जा सकता है। पहले विधेयक पर आम चर्चा होती है, फिर अक्सर इसे और गहराई से जांचने के लिए संसदीय समितियों के पास भेज दिया जाता है। पार्लियामेंट्री कमिटीज। जी। समितियां इसके हर पहलू की बाल की खाल निकालती हैं और अपनी रिपोर्ट देती हैं। इसके बाद शुरू होता है खंडशः विचार, क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन। विधेयक की एक एक लाइन, एक एक शब्द पर पूरे सदन में बहस होती है। विपक्षी दल या अन्य सदस्य इसी चरण में अपने संशोधन प्रस्तावित करते हैं। उन अमेंडमेंट्स पर वोटिंग होती है। यही वो चरण है जो तय करता है कि कानून का अंतिम रूप कैसा होगा। एकदम सही। ये तो वाकई बहुत ही गहन प्रक्रिया है। और जब ये खंडशः चर्चा पूरी हो जाती है तब क्या होता है? तब हम पहुंचते हैं चौथे चरण में, तृतीय वाचन यानी थर्ड रीडिंग। यहाँ कोई नई चर्चा नहीं होती, कोई नए संशोधन नहीं जोड़े जा सकते, सिर्फ फाइनल वोटिंग। हाँ, इस चरण में बस एक ही काम होता है, इस बात पर वोटिंग कि इस विधेयक को संपूर्ण रूप से स्वीकार किया जाए या अस्वीकार कर दिया जाए। अगर बहुमत इसके पक्ष में है तो ये उस सदन से पारित मान लिया जाता है। लेकिन अभी तो ये सिर्फ एक ही सदन से पास हुआ है। अगर ये लोकसभा से शुरू हुआ था तो अब इसे राज्यसभा में जाना होगा, है ना? जी हाँ, और यही हमारा 5वां चरण है, दूसरे सदन में प्रक्रिया। जो पूरी मेहनत जो तीनों रीडिंग्स पहले सदन में हुए, वही पूरी प्रक्रिया अब दूसरे सदन में भी हूबहू दोहराई जाएगी। दूसरा सदन इसे बिना बदलाव के पास कर सकता है, कुछ संशोधनों के साथ वापस भेज सकता है, या इसे खारिज भी कर सकता है, जिससे गतिरोध पैदा होता है। और गतिरोध हुआ तो वही आर्टिकल 108 वाला जॉइंट सेटिंग। बिल्कुल, आपने सही लिंक किया। और जब अंततः दोनों सदन इसे पारित कर देते हैं तब आता है छठा और अंतिम चरण, राष्ट्रपति की स्वीकृति, अनुच्छेद 111 के तहत। फाइनली राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही हमारा वो काल्पनिक राष्ट्रीय विद्यार्थी कल्याण विधेयक अब राष्ट्रीय विद्यार्थी कल्याण अधिनियम बन जाता है। ये पूरी यात्रा किसी मैराथन से कम नहीं है। अब एक सवाल जो अक्सर विद्यार्थियों को परेशान करता है वो है शक्तियों का बंटवारा। जी पूछिए। क्या संसद देश के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? भारत जैसे विशाल और संघीय ढांचे वाले देश में विधायी शक्तियों का बंटवारा कैसे काम करता है? ये परीक्षाओं का एक बहुत ही पसंदीदा विषय रहा है। ये बहुत ही शानदार और कॉन्सेप्चुअल सवाल है। हमारी व्यवस्था में संसद सर्वशक्तिमान नहीं है। शक्तियों को स्पष्ट रूप से संविधान की 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल में 3 सूचियों में बांटा गया है।
वो यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। जी, पहली है संघ सूची, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, जैसे रक्षा, विदेश मामले, रेलवे और बैंकिंग। इन पर कानून बनाने का विशेष अधिकार केवल और केवल संसद को है। दूसरी है राज्य सूची, जिसमें स्थानीय महत्व के विषय होते हैं, जैसे पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि। सामान्य परिस्थितियों में इन पर केवल राज्य की विधानसभाएं ही कानून बना सकती हैं। ठीक है। और तीसरी है समवर्ती सूची, जिसमें शिक्षा, वन और विवाह जैसे विषय आते हैं। इन पर संसद और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के कानूनों में टकराव होता है तो संसद का कानून ही मान्य होता है। ये तो सामान्य नियम हो गया, लेकिन मैंने PYQs का विश्लेषण करते हुए एक बात गौर की है। परीक्षा बनाने वाले सामान्य नियम नहीं पूछते, वे हमेशा अपवादों से, एक्सेप्शन से सवाल पूछते हैं। बिल्कुल। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना दे? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। परीक्षाओं का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट यही है। सामान्यतः राज्य सूची पर राज्य का अधिकार है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद इसमें दखल दे सकती है। पहली स्थिति तो आपातकाल की है, जब संसद पूरे देश के लिए कानून बना सकती है, इमरजेंसी के टाइम पर। हाँ, लेकिन इसके अलावा दो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिन पर अक्सर सवाल आते हैं। अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 252। इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जी, अनुच्छेद 249 कहता है कि अगर राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाना चाहिए, तो संसद उस पर कानून बना सकती है। अच्छा, तो ये पावर राज्यसभा के पास है। ध्यान दीजिए, ये शक्ति राज्यसभा से शुरू होती है, क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। मेक सेंस। और अनुच्छेद 252 तब लागू होता है जब 2 या 2 से अधिक राज्य खुद संसद से अनुरोध करें कि उनके लिए राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाया जाए। तब संसद उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है। ये दोनों अनुच्छेद परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये क्यों वाला हिस्सा बहुत मददगार है कि राज्यसभा को शक्ति इसलिए दी गई क्योंकि वह राज्यों का सदन है। बहुत ही तार्किक है। बिल्कुल। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उस हिस्से की ओर चलते हैं जहां विद्यार्थी सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। मैं इसे कॉमन प्रीलिम्स ट्रैप्स या मिथक बनाम तथ्य कहता हूं। परीक्षाओं में अक्सर ऐसे सवाल आते हैं जो देखने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन असल में वो जाल होते हैं। हाँ, ट्रैप्स बहुत होते हैं। आइए एक एक करके इन मिथकों को तोड़ते हैं। पहला बड़ा मिथक, भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो पावर नहीं होती है या वो बहुत सीमित है, उन्हें हर बिल पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। तथ्य ये है कि भारतीय राष्ट्रपति के पास महत्वपूर्ण वीटो पावर होती है। जैसा कि हमने अनुच्छेद 111 में देखा, जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास जाता है तो उनके पास 3 विकल्प होते हैं। क्या क्या? पहला, वे विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकते हैं जिससे वह एक्ट बन जाता है। दूसरा, वे इसे संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। इसे निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। ठीक है। और तीसरा, सबसे दिलचस्प, वे पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉकेट वीटो, ये नाम ही अपने आप में बहुत उत्सुकता जगाता है। इसका वास्तव में क्या अर्थ है और क्या भारत में कभी इसका इस्तेमाल हुआ है? पॉकेट वीटो का शाब्दिक अर्थ है बिल को अपनी जेब में रख लेना। लिटरली जेब में? एक तरह से हाँ। संविधान में राष्ट्रपति के लिए बिल पर फैसला लेने की कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गई है। इसका फायदा उठाते हुए राष्ट्रपति विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास लंबित रख सकते हैं। न तो वो इसे स्वीकृति देते हैं, न ही वापस भेजते हैं। वाह, क्या इसका कोई उदाहरण है? इसका एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक उदाहरण है। साल 1986 में संसद ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पारित किया था। इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। जी, इस बिल में सरकार को ये अधिकार दिया जा रहा था कि वो लोगों की चिट्ठियों को बीच में ही रोककर पढ़ सकती है। ये प्रेस की स्वतंत्रता और निजता पर बहुत बड़ा हमला था। प्राइवेसी का तो पूरा हनन हो जाता। बिल्कुल। उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने न तो बिल पर हस्ताक्षर किए और न ही उसे वापस भेजा। उन्होंने बस पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया और वो बिल अनिश्चित काल के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। वो कभी कानून बन ही नहीं पाया। ये वाकई एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे इस सिस्टम के भीतर ही लोकतंत्र को बचाने के उपाय मौजूद हैं। अब आते हैं दूसरे बड़े मिथक पर।
जो धन विधेयक यानी मनी बिल से जुड़ा है। बताइए। मिथक ये है, धन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और राज्यसभा के पास इस पर बराबर की शक्ति होती है। तथ्य इसके बिल्कुल विपरीत है। अनुच्छेद 110 और 109 को याद कीजिए। धन विधेयक हमेशा और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, और वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। और इसका कारण क्या है? यहाँ कारण समझना बहुत जरूरी है। धन विधेयक देश की जनता के टैक्स के पैसे से जुड़ा होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और चूंकि लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए जनता के पैसे पर फैसला लेने का असल अधिकार केवल लोकसभा को दिया गया है। मतलब राज्यसभा इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकती? राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इसलिए इस मामले में उनकी शक्तियां बहुत सीमित है। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई सीधा संशोधन कर सकती है। तो फिर वो करती क्या है? वह केवल सुझाव दे सकती है और उसे अधिकतम 14 दिनों के भीतर बिल वापस करना होता है। अगर वो 14 दिन में बिल वापस नहीं करती, तो बिल को दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित मान लिया जाता है जैसा लोकसभा ने भेजा था। ये तो पूरी तरह से लोकसभा का डोमेन हुआ। हाँ, एक और बात, कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम फैसला केवल लोकसभा अध्यक्ष का होता है और उसे किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। स्पीकर का फैसला फाइनल है। इसी से जुड़ा है हमारा तीसरा और परीक्षाओं का सबसे खतरनाक मिथ। वो क्या है? अगर धन विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच विवाद हो जाए तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ओह, ये प्रीलिम्स में पूछा जाने वाला सबसे क्लासिक ट्रैप है। तथ्य यह है कि धन विधेयक के मामले में कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होती है। कभी नहीं? कभी नहीं। और इसका कारण बहुत सीधा है। जब राज्यसभा के पास धन विधेयक को रोकने या खारिज करने की शक्ति ही नहीं है, सिवाय उस 14 दिन की देरी के, तो गतिरोध या डेडलॉक पैदा ही नहीं हो सकता। अरे हाँ, डेडलॉक होगा ही नहीं। एग्जैक्टली। और जब गतिरोध ही नहीं है, तो संयुक्त बैठक बुलाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयकों और वित्त विधेयकों के गतिरोध को सुलझाने के लिए है। इन तथ्यों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम शीशे की तरह साफ कर दिए हैं। अब एक अलग और व्यावहारिक स्थिति की कल्पना करते हैं। जी। मान लीजिए कि देश को अचानक किसी अत्यंत महत्वपूर्ण और सख्त कानून की जरूरत पड़ जाए, लेकिन उस समय संसद का सत्र ही नहीं चल रहा हो, न लोकसभा बैठ रही हो, न राज्यसभा। ऐसे में कोई बिल पास होने का सवाल ही नहीं उठता। तो क्या देश उस समय बिना कानून के काम करेगा? ऐसी आपात स्थिति के लिए संविधान में क्या उपाय? यहीं पर संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता नजर आती है। इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल दिया गया है, अध्यादेश या ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस? हाँ। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 123 में है। अगर संसद सत्र में नहीं है और देश के सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और इसकी पावर क्या होती है? इस अध्यादेश की शक्ति और प्रभाव बिल्कुल संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम के बराबर ही होता है। यह तुरंत लागू हो जाता है। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन क्या ये अध्यादेश हमेशा के लिए एक स्थायी कानून बन जाता है? बिना संसद की बहस के कानून बनना तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाईपास करने जैसा हो जाएगा। बिल्कुल सही सोचा आपने, और इसीलिए संविधान ने इस पर एक बहुत बड़ी सीमा लगा रखी है। चूंकि इसे जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने पारित नहीं किया है, इसलिए यह एक अस्थायी उपाय है। तो इसकी लाइफ कितनी होती है? नियम यह है कि जैसे ही संसद का सत्र दोबारा शुरू होता है, उसके 6 सप्ताह के भीतर इस अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। 6 सप्ताह? हाँ, अगर 6 सप्ताह के भीतर इसे संसद पास कर देती है, तो ये एक स्थायी अधिनियम बन जाता है। लेकिन अगर संसद इसे स्वीकृति नहीं देती या 6 सप्ताह बीत जाते हैं, तो ये अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाता है, लैप्स हो जाता है। तो इसका मतलब है कि कानून बनाने की अंतिम और सर्वोच्च शक्ति तो संसद के ही पास है? जी। लेकिन क्या संसद पूरी तरह से सर्वशक्तिमान है? क्या वो कोई भी कैसा भी कानून बना सकती है, भले ही वो लोगों के अधिकारों के खिलाफ हो? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। ब्रिटेन की संसद के बारे में कहा जाता है कि वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हमारी संसद के पास कानून बनाने की बहुत व्यापक शक्तियां हैं, लेकिन वो असीमित नहीं है। इसकी क्या लिमिट्स हैं? इसकी सबसे बड़ी सीमा हमारा संविधान ही है। संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो या संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करता हो।
बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। और इसे लोकता कौन है? पास ये अधिकार है कि वो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी अधिनियम की समीक्षा कर सकता है। अगर न्यायालय को लगता है कि वो अधिनियम संविधान के खिलाफ है तो वो उसे असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकता है, स्ट्राइक डाउन कर सकता है। यानी हमारी व्यवस्था में चेक और बैलेंस का पूरा ध्यान रखा गया है। ये संतुलन ही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। चलिए चर्चा को समेटने से पहले आज के मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम क्वेश्चन यानी परीक्षा में आने वाले सबसे संभावित प्रश्न पर बात करते हैं। ये अनुच्छेद 108 और संयुक्त बैठक से जुड़ा है, जहां अक्सर होशियार विद्यार्थी भी गच्चा खा जाते हैं। इन विधेयक पर गतिरोध होता है तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। लेकिन परीक्षा में सवाल ये आता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा एक ही हॉल में साथ बैठे हों तो उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, प्रिजाइड कौन करता है? और यहीं छात्र अक्सर राष्ट्रपति पर टिक लगा देते हैं क्योंकि उन्होंने बैठक बुलाई है, या उपराष्ट्रपति पर क्योंकि वे राज्यसभा के सभापति हैं। बिल्कुल। तथ्य ये है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। बुलाना और अध्यक्षता करना अलग है। हाँ, बैठक बुलाना, समन करना राष्ट्रपति का काम है, लेकिन उसे चेयर करना यानी उसकी अध्यक्षता करना लोकसभा अध्यक्ष का काम है। और अगर स्पीकर ना हो तो? अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं, लेकिन राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति कभी इसकी अध्यक्षता नहीं करते। ये एक ऐसा ट्रैप है जो लगभग हर राज्य लोक सेवा आयोग और यूपीएससी में पूछा जा चुका है। आज हमने बहुत सारे तथ्य, ऐतिहासिक कहानियां, अनुच्छेद और कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं। जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह जानकारी वाकई किसी संजीवनी से कम नहीं है। बिल्कुल। तो क्यों ना चर्चा को खत्म करने से पहले हम इस पूरी यात्रा का एक नैरेटिव रिवीजन कर लें। हाँ, एक क्विक समरी ताकि सारी कड़ियां फिर से जुड़ जाएं। तो कहानी कुछ यूं है, एक विधेयक की यात्रा शुरू होती है अनुच्छेद 107 के तहत प्रस्तुतिकरण से। इसके बाद ये 3 वाचनों की अग्नि परीक्षा से गुजरता है, जहां द्वितीय वाचन में सबसे ज्यादा बहस और काट-छाट होती है। अगर दोनों सदनों में जनेवा हो जाए तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगर बिल पैसों से जुड़ा है यानी धन विधेयक, तो अनुच्छेद 110 और 109 लागू होते हैं, जहां लोकसभा पूरी तरह से बॉस होती है। सही कहा। और राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन का समय होता है। जब यह सब हो जाता है तब बिल पहुंचता है राष्ट्रपति के पास, अनुच्छेद 111 के तहत। जी। यहां वे हस्ताक्षर कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, या ज्ञानी जैल सिंह जी की तरह पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके उसे हमेशा के लिए अपनी जेब में रख सकते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वो कागज का टुकड़ा देश का अधिनियम बन जाता है। और इमरजेंसी में? हाँ, और अगर संसद छुट्टी पर हो और इमरजेंसी में कानून चाहिए तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश ला सकते हैं, जिसे संसद खुलने के 6 हफ्ते में पास होना जरूरी है।